नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 मैं और मेरा देश। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान चाहे हो, उसके साथ उसका देश भी जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ उसके कर्तव्य, उसके अधिकार, उसके देश का मान सम्मान, यह सब कुछ जुड़ा रहता है। यही सब कुछ हमें इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सचेत के इनडायरेक्टली उन्हें बताया है कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या अधिकार हैं। वास्तव में किसी भी राष्ट्र का मान सम्मान हो, चाहे उसका गौरव हो, वो वहाँ के निवासियों के व्यवहार से ही जुड़ा हुआ होता है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम जिस तरह का भी हम आचरण करते हैं, जिस तरह का भी हम बिहेव करते हैं, उसका प्रभाव जो है हमारे देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ रहता है। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरवशाली बन जाते हैं, तो साथ ही साथ कभी कभी कलंक भी लगा देते हैं। यदि एक ही व्यक्ति जो है पूरे समाज को, हमारे पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित भी करता है, तो वहीं एक व्यक्ति उस समाज पे, उस राष्ट्र पे कलंक भी लगा सकता है। देश के नागरिकों को, हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे कारण कभी भी देश का गौरव कम ना होने पाए। हमें हमेशा अपने देश के गौरव को, मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, और यही हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होगा। प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक अपने व्यवहार द्वारा अपने देश के प्रति मान सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं। अपने देश को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अपने आचार विचार व्यवहार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारा व्यवहार सही है, यदि हमारे विचार सही हैं, तो वो हमारे देश की शान को और बढ़ा देगा, उसको और गौरवान्वित कर देगा। लेकिन यदि हमारा आहार व्यवहार ही सही नहीं है और हमारे विचार भी सही नहीं है, तो वो हमारे राष्ट्र को अपमानित भी करवा सकते हैं, उस पर कलंक भी लगा सकता है। इसी तरह हमें देश का मान बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी को सच्ची देशभक्ति कहा गया है। इस निबंध के द्वारा लेखक ने स्वाधीनता की पीड़ा और स्वाधीनता के सुख को व्यक्त करते हुए व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का सम्यक विवेचन किया है। इस निबंध के द्वारा लेखक ने यह कोशिश की है कि स्वाधीनता की पीड़ा, जो हम गुलामी की जो पीड़ा होती है, और स्वाधीनता का जो सुख होता है, उसे व्यक्त किया है। व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का भी यहाँ पर पूरी तरह से व्याख्यान किया गया है। राष्ट्र के मान सम्मान और गौरव के साथ ही किसी व्यक्ति का मान सम्मान और गौरव जुड़ा हुआ होता है। यदि हमारे राष्ट्र का मान सम्मान बना रहेगा, हमारे राष्ट्र का गौरव बना रहेगा, तो यही हमारा भी मान सम्मान और गौरव बनाए रखेगा। राष्ट्र के संदर्भ में ही व्यक्ति की सही पहचान होती है, और इसी तरह किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में ही किसी व्यक्ति की सही पहचान हो सकती है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, उनके उत्तर आपको ढूंढने पढ़ेंगे। ये आईविल क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। और दूसरा है, क्या प्राकृतिक आपदाएं मानवीय कृत्यों का परिणाम है? जो इतना प्रकृति में उतार चढ़ाव आ रहा है, इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है, ये जो डिजास्टर हो रहे हैं, चाहे वो बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, या किसी और तरह की प्राकृतिक आपदा, तो क्या ये हमारे ही द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है? इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे। और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना किस प्रकार व्यक्त की जा सकती है? हम किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम अपने देश को प्यार करते हैं? किन बातों से, किन विचारों से, किन व्यवहारों से हम ये प्रकट कर सकते हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।
इसका क्या मतलब हुआ, यदि हम कभी कोई गलती नहीं करते हैं, यदि हम सब कुछ सही किए जाते हैं, सब कुछ मतलब हमेशा सही ही होता है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है, उसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि नया करने के प्रयास में ही तो गलतियां होती हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या नया करते हैं तो उसी के प्रयास में हम गलतियां भी कर देते हैं, और उन्हीं गलतियों से सीख लेते हुए हम फिर से उस काम को करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। बहुत बड़ी बात है बच्चों इस लाइन में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था। ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, और क्या बताते हैं कि मैं अपने घर में जन्मा था, वहीं पर पला बड़ा, वहीं पर मैं बड़ा हुआ। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। मैं अपने पड़ोस में खेलता था, अपने पड़ोसियों का ममता उनका प्यार पाकर मैं बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिर कर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा। मैं अपने नगर में, अपने एरिया में घूम फिर कर वहाँ का जो विशाल समाज है, वहाँ का जो उदार समाज है, उसके संपर्क में रहकर वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर, वहाँ पर जितना भी मतलब ज्ञान भंडार था, जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें थी, उन सबको मैं उपयोग कर कर उसे अपनी सेवाओं का ध्यान दे। मैंने अपने पूरी सर्विस दी, पूरी सेवाएं दी, उसकी सेवाओं का सहारा पाकर, और इस तरह मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। और इन्हीं प्रकार की सेवाओं को पाकर और मनुष्यों से भरा हुआ मैं एक पूरे नगर में उस पूरे भरे पूरे नगर में बड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मैं मेरे नगर के जितने भी लोग थे उन सबको रिस्पेक्ट देता था, बदले में वे भी मुझे रिस्पेक्ट देते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी, बहुत से लोग थे जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती थी। मैं भी बहुतों की ज़रूरत का उनके लिए जवाब था, और जब किसी को भी ज़रूरत पड़ती थी कि वो मेरी हेल्प की, तो मैं भी उनकी हेल्प करता था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। इस तरह के दायित्व निभाते निभाते मैं तो अपने आप में यही समझ रहा था कि अब मैं पूरा हो गया हूँ, मैं पूरा मनुष्य बन गया हूँ। मतलब मुझ में पूर्णता आ गई है, मुझ में किसी प्रकार की अब कोई कमी नहीं रही है। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही। मुझे अब कुछ ना चाहिए, जो चाहिए वह सब मेरे पास है। मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। अब वो अपने आप में यही सोचा करते थे कि मैं अब पूरी तरह से मनुष्य बन गया हूँ, मेरी मनुष्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी चाहिए था वह सब मेरे पास है। मेरा घर है, पड़ोस है, मेरा नगर है और मैं हूँ। वाह, कैसी सुंदर और संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। वाह, मेरी कंडीशन, मेरी जो अवस्था है वो कितनी सुंदर और कितनी संगठित है, कितनी मजबूत है और कितनी पूरी है, कितनी पूर्ण है। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई, और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह अधिकार भी नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। एक दिन मेरे इसी आनंद, मुझे जो आनंद था, मुझे जो खुशी थी कि मैं अब पूर्ण हो चुका हूँ, मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो इसी आनंद की दीवार में, इसी धोखे में मुझे मतलब एहसास हुआ। तब मुझे ये सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस और अपनी नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति जो है एकदम हीन है। हीन मतलब जो बिल्कुल तुच्छ होती है, नगण्य होती है, जो बिल्कुल किसी की नज़रों में बेकार होती है। तो मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं पे भी कोई अपमान, और इतनी हीनता है कि मेरा तो कहीं पे भी कोई भी अपमान कर सकता है।
और एक मामूली अपराधी की तरह मुझे ये अधिकार भी नहीं कि मैं उस अपमान के बदले में उस अपमान का बदला लेने के लिए, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कहीं पर अपील भी कर सकूं, कहीं पर प्रार्थना भी कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई? अब लेखक हमें से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कोई भूकंप आया था कोई जिससे मेरी इस दीवार में दरार पड़ गई? बड़े महत्व का प्रश्न है, बड़ा इम्पोर्टेंट है इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इस बात को और ज़्यादा बढ़ाने में सहायता करता है, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी ये ठीक समय पर पूछा गया, ये राइट टाइम था जब भी ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद होता है और इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में बड़ा ही आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का। जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूँ कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की। जी हाँ, भूकंप आया था जिससे इस आनंद की दीवार में दरार पड़ गई। और अब आपको कोई और नया प्रश्न ना पूछे तो इसलिए मैं अपने आप से ही आपको बात बता देता हूँ कि यह दीवार जो थी वो मानसिक विचारों की दीवार थी, मानसिक विश्वासों की दीवार थी। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था, मानस में भूकंप उठा था। इसलिए ये जो भूकंप है, ये जो भूकंप यहाँ पे बताया गया है, वो किसी प्रदेश में या किसी प्रांत में नहीं उठा था, वो उठा था मेरे मानस में, मेरे मन में। मानस में भूकंप उठा था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था। और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़े ही हिली थी, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। और यह भूकंप ऐसा था जिससे ना तो धरती हिली थी, ना ही आकाश कांपा था। यह भूकंप तो एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव था, और यही भूकंप जिसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, और उन तेजस्वी पुरुष का नाम था स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल और उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में से एक थे हमारे लाला जी। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के लिए, अपने महान राष्ट्र को गुलामी से बचाने के लिए, गुलामी से आज़ादी की ओर लाने के लिए उन दिनों में अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए। उन्होंने अपने रक्त से गौरव के दीपक, मतलब हमेशा वो अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए अपना हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा आगे रहते थे। और जो घोर अंधकार, घोर होता है घना अंधेरा, और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में, भयंकर बवंडर जब जीवन में बहुत उथल आती है, बहुत तूफान आते हैं, बहुत उससे उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन्हीं झकझोरों में, उन्हीं बवंडरों में जीवन भर खेलता रहा। उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, जो दीपक आशा के दीपक थे, जो लोगों को उनसे आस थी, जो लोगों को उनसे उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को बुझने से वो बचाते रहे। उन्हीं में से एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की ऐसी किरणें थी कि वे फूटती तो अपने मुग्ध हो जाते और पराए भोचक के। और वे ऐसे पर्सनैलिटी थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनकी कलम और उनकी वाणी, मतलब वो उनका लेख भी इतने दमदार होते थे और वाणी में इतनी तेजस्विता होती थी, इतने तेजस्वी गुणों वाले थे कि उनकी वाणी और लेखनी में ऐसी किरण थी कि जब वो फूटती, जब वो बोलते, जब वो लिखते, तो अपने तो उनकी वाणी पे और उनकी लेखनी पर मुग्ध हो जाते, मोहित हो जाते और पराए भुचक्के रह जाते। भुचक्के यहाँ पर होता है
हैरान रह जाना, बिल्कुल हैरान, बिल्कुल एकदम से स्टन्ड हो जाना। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों को जोत उन्हें भेंट दी थी। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी के गठन में, उनकी पर्सनैलिटी को बनाने के पीछे उनका परिवार, उनका पास पड़ोस और उनके नगर के सर्वोत्तम रत्नों की जोत थी जो उन्हें भेंट मिली थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्या मतलब महान हस्ती थे, क्या ग्रेट पर्सनैलिटी थे वे। क्या देखने में, क्या सुनने में, वे एक अपूर्व मनुष्य थे। वो देखने सुनने में बहुत खूब थे और एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही ना छा जाते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो उनसे मिलकर प्रभावित ना हो। जो भी उनसे मिलता वह उन पर छा जाते, मतलब उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देते। संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वे पूरे संसार में घूमे, बहुत से देशों में उन्होंने भ्रमण किया। जब वे संसार के मतलब विदेशों में घूमकर वापस अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव, जो भी उनका अनुभव था विदेशों में घूमते हुए, उन्होंने सारा अनुभव जो है वो एक ही वाक्य में भरकर रख दिया। मतलब उन्होंने एक ही वाक्य में उस सारी जर्नी के बारे में बता दिया। वह अनुभव ही तो वह भूकंप था और यही अनुभव जो था जो मेरे मानस पटल पर जिसके कारण मेरे मानस पटल में भूकंप आया था। मेरे मानस में भूकंप आया था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक को अपूर्णता की कसक में बदल दिया। जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मुझ में अभी भी कमी है, मुझ में अभी भी दोष है। ये मुझे एहसास करवा दिया था। उनका यह अनुभव था, उनका ये एक्सपीरियंस था कि मैं, देखिए ये वर्डिंग्स, ये वाक्य, कितनी बड़ी बात है इन वाक्य में, जरा सुनिएगा। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहाँ भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। यहाँ पर एक ही वाक्य में उन्होंने पूरी बात बता दी है कि मैं विदेशों में कई जगह पे घूमा हूँ, कई देशों में गया हूँ। उनमें से था अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और भी बहुत सारे देश। उन सभी देशों में मैं घूमा, लेकिन मैं जहाँ पर भी गया वहाँ पर मेरे भारतवर्ष की गुलामी की जो लज्जा है, मेरा भारतवर्ष गुलाम है, उसकी जो लज्जा है, उसकी जो शर्म है, उसका कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्यों? क्योंकि मैं एक गुलाम देश का नागरिक था। मेरा भारत देश गुलाम था और यही कलंक जो था वो मेरे माथे पर लगा रहा। भले ही मैं विदेशों में कहीं पर भी घूमा, लेकिन मेरे भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक जो है वो मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। क्या ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था? क्या ये सचमुच एक ऐसा अनुभव नहीं था जिसमें हम मानसिक भूकंप आना चाहिए था? ये मानसिक भूकंप नहीं था तो और क्या था जिसने मनुष्य को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, पूरी तरह से हिला कर रख दिया कि यदि मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड के ही नहीं, बल्कि स्वर्ग के भी सभी उपहार, सभी साधनों, चाहे उसके पास कितना भी मतलब पैसा हो, धन दौलत हो, कितने भी साधन संपन्न क्यों ना हो, उसके पास संसार के नहीं, चाहे स्वर्ग के भी सारे साधन और सारे उपहार हों, और फिर भी यदि उसका देश गुलाम है, यदि उसका देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, या किसी और रूप में वो कमज़ोर है, किसी और रूप में वो हीन है, तो वे सारे उपहार जितने भी उसके पास हैं और वो सारे साधन उसे गौरव नहीं दे सकते, मतलब उसे बड़ा नहीं बना सके, उसे गौरवान्वित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका देश गुलाम है। वह उस गौरव को नहीं प्राप्त कर सकता कि मैं तो बड़ा साधन संपन्न हूँ, मेरे पास तो ऐशो आराम की सारी वस्तुएं हैं, मेरे पास खूब धन दौलत है, खूब साधन संपन्न हूँ,
तो ये सब उसको गौरवान्वित नहीं कर सकते जब तक उसका देश गुलाम है। ज़रा इस लास्ट की इन लाइनों के बारे में ध्यान से सोचना, समझना और अपने अनुभव मुझे बताना कि यदि आज भी हम गुलाम होते तो हम क्या और कैसा जीवन व्यतीत करते। ज़रा सोचिए उस कंडीशन को जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हमारे भारत देश के नागरिक इन अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, इन अंग्रेज़ों की गुलामी के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उनके जीवन को उन्होंने कैसा जीवन जिया होगा, उनकी मनोस्थिति क्या होगी, उनके हालात क्या होंगे, ज़रा उनके बारे में सोचिएगा, ज़रा समझिएगा, उनके उस पीड़ा को समझने की, जानने की कोशिश कीजिएगा। हमें कभी एक दिन भी घर पे कैद होकर रहना पड़ जाए, मान लो हमें बोला जाए कि तुम्हें एकदम बाहर नहीं निकलना है, वो एक दिन की गुलामी भी अगर हमें करनी पड़ जाए तो हम कैसे विचलित हो उठते हैं। लेकिन हमारा भारत देश पूरे 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, तो ये अनुभव और हमारा अनुभव इसमें कितना अंतर आया होगा। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।